नमस्कार, न्यूज़ तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ रश्मि शर्मा। आज है हमारे साथ अपनी धारदार आवाज़ से संसद के सन्नाटे को चीरने वाले, विपक्ष में रहकर सरकार को ललकारने वाले, बहुत ही खास शख्स, सार्वजनिक मंचों पर राष्ट्रीय जनता दल की मुखर आवाज़, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी। सर, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। सर, आप जब सदन में रहते हैं, तो आप कहते हैं कि 5 मिनट, 3 मिनट कोई कहता है तो ऐसा लगता है कि फांसी पर चढ़ाने से पहले आखिरी इच्छा पूछी जा रही है। तो नहीं। मैं आपको कहती हूँ ये मतलब मंच भी आपका है, आवाज़ तो आपकी है ही। अपनी इच्छा अनुसार हम चाहेंगे अपने स्वादानुसार नमक, मिर्च, मसाले और मिठास के साथ शुरुआत करें आप। देखिए, असल में मूलतः मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ, हुँ, तो मेरे पास 55 मिनट तो हुआ करते थे। इसलिए जब मैं विश्वविद्यालय से पार्लियामेंट पहुँचा, हुँ, तो वो समय सीमा में बंधना मेरे लिए शुरू में बड़ा मुश्किल था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे तब के वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हमारे चेयरमैन थे वेंकैया नायडू जी। हुँ, हुँ, उन्होंने मुझको कहा कि तुम जो चीज़ें 10 मिनट में कह सकते हो, 15 मिनट में, वो संभवतः 5 मिनट में भी कह सकते हो। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। ये जो समय की जो अलॉटमेंट है, जो हुँ, उसका हुँ, आवंटन होता है, हुँ, हुँ, इसमें कई दफ़ा बदलाव हुआ है। अगर आप याद करें 52, 57 जिसको हम कहते हैं नेहरूवियन पार्लियामेंट, हुँ, हुँ, उसमें विपक्ष बहुत छोटा था। लेकिन वक़्त की इस तरह से पैमाइश नहीं होती थी। हुँ, तो शायद हमें भी अपने यहाँ व्यवस्था में ऐसा कुछ करना चाहिए कि विपक्ष को वक़्त थोड़ा ज़्यादा मिले, क्योंकि सत्ता पक्ष की मजबूरियाँ होती हैं कि वो लोकहित के मुद्दों पर एजिटेटेड होने के बावजूद, हुँ, हुँ। एंग्विस्ड होने के बावजूद उस रूप में अपनी बात नहीं रख सकते, जबकि विपक्ष को ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। मतलब विपक्ष में रहकर आपके पास ज़्यादा मुद्दे होते हैं, मुद्दे क्या ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं। देखिए, विपक्ष और पक्ष, पहली हुँ, बात तो ये बीते 10-12 वर्षों में हुँ, ये जो दुश्मन वाली खेमेबाजी हो गई है, हाँ, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है, हुँ, हुँ, अगर जनता पक्ष चुनती है, हुँ, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेम चॉइस हुँ, दे आल्सो पिक अप अपोजिशन। वो एग्ज़ैक्टली। विपक्ष भी चुनती है हुँ, हुँ, और दोनों की भूमिका तय होती है। विपक्ष का काम है कि सरकार को जहां आवश्यक हो रचनात्मक सहयोग हुँ, दीजिए, हुँ, हुँ, लेकिन आपको विजिलेंट अपोजिशन रहना है, आईना दिखाना है। हुँ, उसमें हुँ, कई दफ़ा जब आपको कहा जाता है कि सिर्फ़ आपके पास 4 मिनट है, 5 मिनट है, तब उस संदर्भ में मुझ जैसे व्यक्ति को ये कहना पड़ता है कि साहब ये सोच करके कि 3 मिनट बाद हुँ, हुँ, आप मुझे बैठने को कहिएगा, लग रहा है जैसे फांसी पे जा रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो एक थोड़ा लाइटर एक गंभीर माहौल को थोड़ा हल्का हल्का करेंगे, करने लाइटर की भी नोट पे। लाइटर नोट पे ये बात कही गई थी। तो आपको लगता है कि विपक्ष को समय तो कम ही मिल रहा है, जो मतलब थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता होगा, गाहे-बगाहे आवाज़ उठती है कि आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, देखिए, ये क्या है? मेरा मानना है कि दोनों को हमको थोड़ा मेटाफोरिकली देखना हुँ, होगा। हुँ, हुँ, सत्ता पक्ष खास करके जब सत्ता पक्ष का एक मेजॉरिटेरियन कैरेक्टर होता है, हुँ, अथॉरिटेरियन कैरेक्टर होता है, हुँ, तो उसे अपनी आवाज का इको सुनना ज्यादा पसंद होता है। हुँ, जैसे आपको याद हो या हम लोग भी याद कर बचपन में खेत में जाते थे किसी कोने में, और या किसी खंडहर टाइप मकान में, और अब बोलते थे कुछ, हुँ, तो वो आवाज गूँज वापस कर आती हमें थी, गूंज सुनाई के पड़ती थी। वापस आती थी। अच्छा लगता था। हुँ, तो कई दफा सत्ता प्रतिष्ठान को भी उनको स्वयं की आवाज की गूंज अच्छी लगती है, लेकिन विपक्ष के समक्ष हुँ, सिर्फ वो करना विकल्प नहीं है। हुँ, विपक्ष को ये बताना जरूरी है। मसलन कोरोना काल का मगर मैं कहूँ, हुँ, कोरोना काल में जो हाहाकार मचा हुआ था, क्या करता विपक्ष? अब की ऑर्केस्ट्रा पार्टी में शामिल हो जाता। अभी अब छोटे छोटे मुद्दे देखिए, मैं कलकत्ता से लेकर के कल उड़ीसा में जो घटना हुई है, अब अलग अलग हिस्सों में, हुँ, आप सरकार को जब ये कहते हैं तो सिर्फ आलोचना के लिए नहीं कहते हैं, सरकार को कार्य करने को भी आग्रह करते हैं। और ये विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कभी आप अपने चैनल में आर्काइवल मटेरियल निकालिए, क्यों नेहरू उतना वक्त पार्लियामेंट में बैठते थे?
क्योंकि उनको पता था कि मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले दिन रात घेरे रहते हैं मुझको। लेकिन यहाँ जो विपक्ष है वो मुझको आईना दिखाएगा। वो आईना सिर्फ आपकी कमजोरी आपको बताने के लिए नहीं है, आपको विकल्प देता है, इनफ, अब आप काम करो। मैं समझता हूँ वो दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए और पक्ष का भी दृष्टिकोण उसी अनुरूप लचीला होना चाहिए। चलिए आगे तो पॉलिटिकल बहुत सारी बातें होंगी, आपसे बहुत सवाल होंगे। पहले ये बताइए, राजनीति में कैसे आना हो गया? मतलब बाय चॉइस है, मतलब सोचा था बचपन में कि सियासत में कुछ कर गुजरना नहीं, है, कोई पॉलिटिकल नहीं, बैकग्राउंड? अब ये ऐसा तो नहीं कहूंगा, बस एक चीज थी बचपने से, बचपन हाँ। अगर कहूँ तो मुझे अर्लीस्ट मेमोरी चौथी पांचवी क्लास की है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक था, डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करना। तो उस दौर में अक्सर थोड़ा और बड़ा हुआ तो पुरस्कार मिलने लगे, तो फिर एक तरह से समझिए कि मैं पढ़ाई के अलावा वहाँ से लेकर के +2 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं हमेशा डिबेट में पार्टिसिपेट करता रहा। मैं बिहार स्टेट का भी बेस्ट डिबेटर और वे बैक मैं 8वीं 9वीं में था। अभी भी आप बेस्ट डिबेटर हैं। अब मतलब मैं हुआ तो उसके बाद कभी कभी बचपने में ये लगता था, या युवावस्था में भी कहिए, बचपना नहीं, किशोरावस्था, फिर युवावस्था में, कि मैं उस समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और तो मैं अपने आप को विपक्ष की भूमिका में देखता था संसद में, एकदम बिल्कुल किशोरावस्था, और कि मैं सरकार की धज्जियां उड़ा रहा हूँ क्रांति ला वगैरह। दूंगा। नहीं, इसमें मतलब लाइटर नोट में आपको ये देखना है कि मैं सत्ता पक्ष में अपनी भूमिका कभी नहीं देखता था, विपक्ष में ही देखता। और वो है कि मतलब ये जहन में था कि मुझे सत्ता को ये बताना है कि आपकी कार्यशैली में ये कमी है, वो कमी है। फिर क्रमशः जब बड़ा होता गया तो अलग अलग लोगों को पढ़ने का, उनकी किताबें, और फिर राजनीति में मेरा इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल से पहले कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। मैंने शुरुआत की थी, मुझे जिस दौर में हम लोग, मैं राजनीति में, हम लोग नहीं, मैं थोड़ा सक्रिय होना चाह रहा था, वो दौर था जब यहाँ इस देश का कम्युनल जो सेक्युलर फैब्रिक है उसको कम्युनल पॉलिटिक्स कब्जे में ले रही थी। एक ही शख्स मेरे जहन में दिख रहा था जो इन मसलों पे कभी जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, वो थे लालू जी। फिर बाय चांस मुलाकात भी हुई, फिर बाय चॉइस मुलाकात हुई, और फिर आ गया स्टूडेंट लाइफ में। अव्वल मैं जो वाम की धारा थी, वामपंथी धारा हमारे दौर में, उस धारा का काफी वर्चस्व था राजनीति में, उसमें था। लेकिन मुख्यतः मुख्य धारा की राजनीति जिसे हम कहते हैं, जिसको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल से मेरी शुरुआत हुई। और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल ने ही 2018 में भेजा, फिर 2024 में दोबारा भेजा, और कमोबेश अपनी राजनीति का सार यही समझता हूँ कि आपकी एक भूमिका है कि तराजू देख करके चीजों को नहीं बोलना है। आपके लिए सबसे बड़ा सरोकार संविधान है। तो कई दफा लोगों को बातें अप्रीतिकर भी लग जाती हैं, क्योंकि आजकल पूरा का पूरा इकोसिस्टम आप देखिए, आप एक आर्टिकल लिखते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने लिखा और आप आरजेडी के हैं या जो हमारे विरोध में होंगे, उसको बिना पढ़े उसके नीचे टिप्पणी करेंगे, कई दफा अशोभनीय टिप्पणियां करेंगे। तो कभी कभी लगता है कि देश जा कहाँ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं लार्जली आई एम हैप्पी कि मेरी पार्टी ने मुझ में भरोसा जताया, और मैंने उस भरोसे को टूटने नहीं। अच्छा, अभी क्या समझे? अभी पॉलिटिक्स में बाय प्रोफेशन इसे समझे या पैशन? देखिए, क्या एक मानूं अभी? एक बात मैं कहूँ, पॉलिटिक्स प्रोफेशन हो नहीं सकती। जिनके लिए प्रोफेशन हो जाएगी ना, फिर पॉलिटिक्स तालाब बन जाती है। तो आपको लगता है जो लोग, तमाम लोग जो दावे करते हैं, हम तो सेवा तमाम, भाव से सियासत में आए हैं। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन इसको प्रोफेशन मत कहिए। पॉलिटिक्स, मैं बार बार कहता हूं कि अगर इसको
प्रोफेशन और उस तरह का इसमें करियर ढूंढा जाएगा, तो फिर आपको मुश्किल हासिल होगी। बजाबते ये मिशन हो प्रोफेशन हाँ, की जगह। एक पैशन हो, जो आपने हुँ, शुरुआती शब्द कहा था, पैशन हो हुँ, कि आपकी पॉलिटिक्स का उद्देश्य क्या है। हुँ, संविधान उद्देश्य है। तो हुँ, अगर संविधान उद्देश्य है, तो फ्रीडम कहीं कर्टेल हो रहा हो, कहीं हुँ, कहीं मतलब कहीं आपको बोलना होगा। हुँ। इक्वालिटी पे कहीं अटैक चाहे हो, वो आपके दफ्तर और घर में क्यों ना हो, दफ्तर आपकी घर, पार्टी में, आपकी आपकी दफ्तर सरकार में। घर, आपके इर्द गिर्द, मणिपुर, कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, चश्मा नहीं बदलना। हुँ, वो है पैशनेट पॉलिटिक्स। एक बड़ी अच्छी किताब भी है इस पर, कभी और बैठेंगे तो बात करेंगे। मैं सोशल मूवमेंट का पेपर पढ़ाता हूँ हुँ, हुँ, यूनिवर्सिटी में। हुँ, उसमें एक चीज होती है, रोल ऑफ इमोशन इन मूवमेंट। तो ये जो आप पैशन कह रही है ना, हुँ, एक्चुअली दैट्स रोल ऑफ हुँ, इमोशन हुँ, हुँ, इन मूवमेंट एज वेल एज पॉलिटिक्स। हुँ, 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 जब तक आप इमोशनल नहीं है हुँ। अबाउट इश्यूज, अबाउट योर कंसर्न्स, तब तक, अबाउट एवरीथिंग। अबाउट एवरीथिंग, तब तक आपकी राजनीति मुझे लगता है इलेक्शन में भी इमोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बिल्कुल ख़ास तौर पर जहाँ से हम आ रहे हैं, मैं भी बिहार के मुंगेर से हाँ, ही हूँ, आप भी बिहार से हैं, तो वहाँ के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग ख़ास तौर पर इलेक्शन को इमोशन समझते हैं, इमोशनली, चाहे वो लड़ने वाले कितना मैं नहीं कह हाँ, सकती हूँ, हाँ, लेकिन जो पोलिंग बूथ तक एक वोटर पहुँचता है, मतदाता पहुँचता है, उनके दिमाग में, उनके ज़हन में कइयों मुद्दे होंगे, लेकिन इमोशंस भी होते हैं। बिल्कुल। और मैं इससे अग्री करता हूं कि इमोशन आपको डायनामिक रखता है। जो शुरुआती शब्द मैंने कहा था, प्रतीक, कि अगर ये ना हो, पैशन ना हो, तो वो हुँ, तालाब बन जाएगा। हुँ, और शायद इसलिए ये कारण है कि मैं आज भी विश्वविद्यालय में टीचिंग करता हूँ। हुँ, हुँ, मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक किसी न किसी फॉर्मेट में मेरी बातचीत होती है। और अभी फिर अगले हफ्ते जाऊंगा क्लास लेने के लिए। हुँ। तो कुल मिला करके उससे क्या होता है ना कि आप एक एक कॉम्बिनेशन बना पाते हाँ, हैं। हाँ। अपनी जो आपकी क्लासरूम टीचिंग है, हुँ, हुँ। जो आपका अब तक पेशा रहा था, हुँ, और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, जो एक एक पैशनेट एक एक आपके अंदर जो तत्व है, हुँ, उन हुँ। दोनों का सम्मिश्रण है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। यहाँ पर जब हम आपके दफ़्तर में आए, हम देख रहे हैं कई सारी किताबें तो हैं, सबको मालूम है कि आपको किताबों से कितना जुड़ाव है, लगाव है। प्रोफ़ेसर साहब हैं आप खुद। 2 सवाल आ गए मेरे ज़हन में बातों-बातों में। पहले तो हमें ये बताइए, आप दिल से, मतलब मनोज झा दिल से प्रोफ़ेसर साहब से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर पॉलिटिशियन साहब से? प्रोफेसर। प्रोफ़ेसर। पढ़ाने में, हाँ, पढ़ने-पढ़ाने में पढ़ने बहुत मज़ा आता पढ़ाने है। में मुझे मजा आता है। किताबों के साथ मैं सोचता हूँ अक्सर कि अगर मेरी ज़िंदगी में किताबें ना होती, हाँ, तो मुझे बहुत मुश्किल होती। हाँ। अभी आपके सामने किताब रखी हुई है। ये अभी हाल में मुझे डेंगू जब हुआ, हुँ, हुँ। तो वक़्त काटना मुश्किल होता था। हुँ, हुँ। डॉक्टर कह रहे हैं मूवमेंट मत करो, ये मत। तो मैंने 2-3 किताबें इस बीच में ख़त्म कर ली। हुँ, हुँ। और पेंडिंग थी, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस की एक हुँ, हुँ। बायोग्राफी है, अभी एम के रैना साहब की एक मेमोयर को पढ़ा, फिर कश्मीर पे 2 किताबें हुँ, थी, हुँ। सदफ वानी और फराह बशीर, और अभी एक पढ़ रहा हूँ ताहिरा नकवी की, हुँ, हुँ। हिस्ट्री टीचर ऑफ लाहौर। तो फिक्शन, नॉन फिक्शन दोनों हुँ। ऑलमोस्ट 3 दिन लिटरेचर, में, 2 दिन आपकी में। कविताएँ, जो बवाल मचा देती है सदन अरे! में। वो बड़ा मतलब कभी-कभी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, इस देश में पेरियार का नाम लेने पे आपत्ति हो जाए। हाँ, जिस देश में एक कविता जो प्रेमचंद की कहानी से प्रेरित हो, 4 दशक पहले सिर लिखी गई बस हो। ज़हन में आ गया, क्या करूँ? सदन में आपने एक शानदार कविता पढ़ी थी, पता नहीं विवाद क्यों हो गया? मुझे भी वाल्मीकि जी की कविता, मशहूर और हाँ, वो ओम प्रकाश बहुत वाल्मीकि जी बहुत की कविता। मशहूर और दमदार कविता। हम चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट है छोटा-सा, ज़रा वो कविता सुना भी दीजिए, वो और कविता, अगर कहीं गलतफ़हमी नहीं, हो गई नहीं, किसी नहीं, को। वो कविता कई दफ़ा मैंने सुनाई है, तो हाँ, आज वो रिपीट लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, वही मैं कह रहा था कि कविता बात का बतंगड़ बन गया था। प्रेमचंद की कहानी है, हाँ, उससे प्रेरित थी। हुँ, कहानी प्रेमचंद की, हाँ, कविता वाल्मीकि जी की, हुँ, और उसका उपयोग संदर्भ के साथ हुँ, मैंने किया था, ये कहते हुए कि उस तरह की प्रवृत्तियाँ हुँ। हमारे अंदर भी हैं। अपने अंदर मैंने ज़िक्र आपने किया कहा था, था, अपने अंदर मैं भी, भी मैं आपने भी। इसका ज़िक्र और किया था। उसके ठीक कुछ दिन पहले हुँ, मैंने सच्ची रामायण पेरियार की पढ़ी थी, हुँ, पार्लियामेंट के अंदर, हुँ, संदर्भ बताते हुए। अब क्या होता है कि इस देश में प्रतिगामी सोच कई दफ़ा इतनी हावी हो जाती है
कि ब्राह्मणवाद पर बात करना, ब्राह्मणों का विरोध कैसे है? वो वाद है, दोनों को मर्ज क्यों कर रहे हैं? ज़ायनिज़्म की बात करना, ज्यूज का खिलाफ, ये ये जो अमलगमीशन हो रहा है, ये जो, और ये, मैं आप कल्पना कीजिए, कबीर हम्म, अगर वापस इस देश में आया, हम्म, हम्म, और आकर के और वापस आए, ट्विटर फेसबुक पे एक्टिव हो जाए, हम्म, कि कबीर का एक ट्विटर अकाउंट है जिसपे वो लिखते हैं, कबीरा कुता राम का मुखिया मेरा नाम, गले राम की खींच, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ, या छोड़िए, इस पे हो सकता उतनी ना हो, राम के नाम का नाम के उस पर हो सकता है, लेकिन दूसरा मैं बता रहा हूं, एक बड़ी बहुत पॉपुलर उनका दोहा है, जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर ही खतना काहे न कराया। अगर आज ट्विटर पे ये डाल दे कबीर, मैं यकीन के साथ कहता हूं, कबीर के खिलाफ देश के 10-12 हिस्सों में कम से कम 25 एफआईआर हो जाएंगे। ये कबीर का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है कि हमारा वक्त क्या हो रहा है, हम्म, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। इतना विभाजित समाज हम्म, कैसे चैलेंजेस को फेस करेगा? हम्म, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये उद्देश्य होना चाहिए था कि इन विभाजकों और विभाजनों को बांटा जाए। हम्म, इस देश को कबीर चाहिए, कबीर के बगैर आप इस देश की कल्पना नहीं कर सकते। हम्म, आप, मतलब, दुनिया के कितने देश के पास कबीर है, मुझे बताइए। आपके पास कबीर है, तो कबीर वाली सोच, लेकिन हम कमाल के देश हैं। हम राम रही में उलझे हैं। नहीं बॉस, हम तो कमाल के देश हैं कि जो बहुत प्यारा लगने लगे ना, उसको फॉलो करने के बजाय उसकी मूर्ति बना के बैठ जाते हैं। तो कबीर जिंदगी भर मूर्ति पूजा का विरोध किया, या आडंबर का विरोध किया, हम्म, और आपने कबीर की ही मूर्ति बना के उनके नाम से पंथ चला दिया। हम्म, बुद्ध और बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो इतना ही मैं आपके माध्यम से कहूंगा हम्म, कि हम सब का ये उद्देश्य होना चाहिए, एक तर्क तर्क के आधार पर समाज बने, वैज्ञानिक सोच हो, और आपस में कटुता का भाव ना हो। हम्म। चलिए, आपने कविता तो नहीं सुनाई, कई लेकिन तोता और गूगल, राजा वाली कहानी हमें जरूर सुना दीजिए आप। देखिए थोड़ा समझाइएगा भी। उस कहानी की पृष्ठभूमि आपको बताता हूँ। वो वक्त था जब पहली रिपोर्ट आई थी अडानी जी के मामले से जुड़ी हम्म, हुई। कई लोग इस पर मांग भी कर रहे थे जेपीसी वगैरह की, हम्म, और मैं जानता था, कुछ चीजें मैंने अलग अलग लोगों से ग्रहण की हैं, हम्म, कुछ चीजें प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी के भाषण को पढ़ करके, कुछ अलग अलग, कि कटु से कटु बात भी अगर आप कविता और कहानी के माध्यम से कहते हैं हम्म, तो मैसेज भी कन्वे होता है। हम्म, अब उस वक्त ऐसा था कि अडानी का नाम लेने से बिला वजह कुछ लोग नाराज हो जाते थे, और उनके भाई का नाम तो कई लोग जानते भी नहीं थे, तभी केमैन आइलैंड बहुत लोगों को नहीं पता था। तो मैं पंचतंत्र की एक कहानी मैंने रात में पढ़ी, आपको मैं दिखाऊंगा, मेरे पास पंचतंत्र की भी एक किताब है, उसको इसी मौके के लिए रखा हमने। हम्म, तो मैंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि सारे कैरेक्टर को तोता बना देता हूँ, हम्म, और राजा से तो बात हो जाएगी, क्योंकि राजा की जान तोते पे। तो इस तरह से ये मैंने उस वक्त वो कहानी, और थोड़ी लंबी बन गई थी कहानी, लेकिन जैसा मेरा भरोसा था, प्रतिकार कहीं से नहीं हुआ, क्योंकि लोग जब तक सेटल डाउन करेगा कि किस तोते की बात कर रहा है, केमैन द्वीप कह रहा हूँ, केमैन आइलैंड को मैं केमैन द्वीप कह रहा हूँ, तो प्राचीन काल ये वो, तो कुल मिलाकर के वो उद्देश्य था कि मैसेज भी कन्वे हो, और चूंकि माहौल ऐसा था कि मुंह से किसी को वो नाम निकला नहीं कि बैठ जाइए अब ये ना होगा, तो इस तरह से। हाँ, राजा तोता ये हम्म, प्रकरण ही हमारे देश में बहुत ज्यादा विवादास्पद है। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है तोते को भी तोता बोल दे उसमें भी आपत्ति हो जाएगी। असल में तोतों की एक श्रृंखला भी हो गई है, और एक तोते में अब एक ही राजा की जान नहीं है, 2-3 राजाओं की जान है। अच्छा सर, अभी हमें ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि आपको बचपन से ही पब्लिक स्पीकिंग का शौक रहा है, तो अभी भी हम कोई टिपिकल स्टीरियोटाइप, हम्म, कोई इंटरव्यू, कोई साक्षात्कार नहीं कर हम्म, रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग ही है।
आप हमसे बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल। जनता से बात कर रहे हैं। ऐसा कमाल कैसे कर देते हैं आप? आपको मालूम है कि आपको सोशल मीडिया पर ढूँढा जाता है, यूट्यूब पे सर्च किया जाता है, मनोज झा भाषण। मतलब सर्च किया जाता है, मतलब सोशल मीडिया के टर्म में इसे वायरल कंटेंट कहते हैं, मतलब वायरल हैं। क्या मतलब क्या इसकी अलग से प्रिपरेशन होती है? नहीं, खास तौर पे देखिए जो आपने कहा वो टाइम लिमिट में, एक विद इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बहुत मुश्किल होता है। लिखना, बहुत ज़्यादा बोलना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कम शब्दों में, कम वक़्त में अपनी बात कह देना, वो बड़ा असरदार होता है। देखिए एक चीज़ कहूँगा मतलब इसमें। आप ऐसे चुनिंदा स्पीकर हैं हाँ, हमारे देश के, मतलब नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जहाँ सदन के भीतर आपके विरोधी और आपके साथी सब पसंद करते हैं, बाहर बड़े-बुजुर्ग के साथ-साथ युवाओं की भी आप पहली पसंद हैं, नेताओं में मतलब सुना जाता है आपको, पसंद किया जाता है। देखिए मैं कैसे? मैं पहली चीज़ ये बताऊँ, एक चीज़ जो मैंने शुरू में भी हिंट किया आपको, हाँ। कि मैंने ये तय किया था कि मेरी आलोचना स्वस्थ होगी। हुँ। मैं बिलो द बेल्ट ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करूँगा हुँ, हुँ। कभी, और ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करूँगा जो मैं अपने लिए दूसरे करें वो नहीं चाहता हूँ। एक और ख़ास बात हुँ। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, हाँ, इंटरप्ट हाँ। करने जैसा नहीं है। कई बार एक जर्नलिस्ट होने के नाते ही और कई लोग हैं सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, मैगज़ीन्स पढ़ने वाले लोग हैं। आजकल नेताओं की ज़ुबान ऐसी हो गई कि ऐज़ इट इज़ हम भी नहीं पढ़ पाते। हर जगह बीप नहीं लगा सकते। नहीं, ये बहुत मुश्किल है। मैं इस पर थोड़ा बाद के हिस्से में आऊँगा, और मैं बताऊँ कि पार्लियामेंट में मैं अपनी क्लास के लिए मैंने नोट्स कभी नहीं बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों? नोट्स कभी यूनिवर्सिटी में जब मैं रेगुलर पढ़ा रहा था तो नहीं बनाया, क्योंकि मुझको लगता था कि मुझे टेम्पटेशन होगा कि इस नोट्स को हुँ। रख लिया जाए, हुँ, हुँ, हुँ। अगले साल भी काम आएगा। हाँ। क्योंकि आई हेटेड दोज़ टीचर्स जो 25 साल पुराने नोट्स से पढ़ाते थे। हुँ। तो हर साल मैं क्लास से पहले, अगर 2 घंटे का वक़्त है तो मैं बुलेट पॉइंट्स कुछ रखता था। हुँ, हुँ। अगर 2 घंटे की क्लास है तो 5-7 पॉइंट मेरे लिए काफ़ी था। हुँ, हुँ। कमोबेश आज भी मैं वही करता हूँ। हुँ। मैं तैयारी करता हूँ, हुँ। लेकिन कोशिश ये नहीं होती है कि इसे पढ़ना है। वो मेरा रेफ़रेंस पॉइंट हुँ। कि मुझे इस ऑपरेटिव मैकेनिज़्म में काम करना है, ये कन्वे हुँ, करना हुँ। है। हुँ। वायरल तो मैं तो थैंक यू सो मच लोगों का, क्योंकि कई लोग जब ये कहते हैं अलग-अलग देश के अलग-अलग हिस्सों से, तो लगता है कि लोग सुनते हैं और वैल्यू करते हैं। कोविड के दौरान की एक स्पीच की लोगों ने बहुत चर्चा की। मैं पहली बार वायरल तभी, उससे पहले ईडब्ल्यूएस वाला एक था स्पीच। तो हाँ। मेरी बेटी, हुँ। मैं कोविड के स्पीच के बारे में हुँ, कहता हुँ। हूँ, मेरी पूरी तैयारी थी। हुँ। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसने उस समय एक्सपोज करते हुए लिखा था। अक्सर लोग उस वक्त कहते थे कि सिस्टम की खामी है, सिस्टम की खामी है। हुँ। मैं सोचूं यार साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे हो किसकी खामी है? तो मैंने सिस्टम के नाम से ही चिट्ठी लिखी थी, डियर सिस्टम जी। उसके बाद जब मैं बोलने का, तो मेरे सहकर्मी प्रभात से मैंने कहा कि मेरा सारा आर्टिकल ले आओ। लेकिन जब बहस शुरू हुई, मुझे लगा कि सदन कोविड पे ऐसे क्यों बात कर रहा है क्लिनिकली, और उस वक्त हमने बहुत खोया था। मैंने अपने स्टूडेंट खोए थे जिसको दुनिया से जाना नहीं चाहिए था। तो मेरी वो स्पीच, वो पेन का इजहार थी। वो पेन मेरा था, वो मेरे समाज का था। किसी के लिए मैं ऑक्सीजन सिलेंडर का वक्त पे इंतजाम नहीं कर पाया, वो दुनिया से गुजर गया। मेरे एक जूनियर की वाइफ, एक दिन सर दर्द, अगले दिन जब तक हॉस्पिटल पहुंचवाया दुनिया से चली गई। उसके दोनों बच्चे अभी आए थे 2 दिन पहले मिलने के लिए, यतीम, मतलब कमाल। और उस वक्त मुझको लगा कि ये कहने की जरूरत है। सबने अप्रिसिएट किया, अखबारों ने एडिटोरियल लिखे उस पर, उस स्पीच पे। तो रात में मेरी बेटी ने कहा पापा आप वायरल हो गए। तो मुझे वो सेटल इन करने में टाइम लगा, क्योंकि ये शब्दावली अपनी तरह की है, लेकिन और आप उस अगर वक़्त पेन में भी थे। आप पेन के अलावा, कोविड ने तोड़ा, हम में से हुँ। बहुतों का बहुत हुँ। कुछ ले गए, हुँ। और हम कितने वल्नरेबल है ये भी बता गई वो भी महामारी। हुँ। हमारी सारी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, सरकार राज्य की हो या केंद्र की हो, उनके लंबे चौड़े विज्ञापन सब हुँ। बौने दिख रहे थे। हुँ।
उस डेथ और डिस्ट्रक्शन के बाद। तो मैं उस संदर्भ में कहता हूं कि अंततः तो जो लोग सुनते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस स्पीच के बाद न सिर्फ मेरी अपनी पार्टी, मेरे विपक्ष के साथी, बल्कि मुझे मिनिस्टर्स केंद्रीय कैबिनेट के, उन्होंने आकर के बधाई दी कि somebody had to say this and you said it। अच्छा सर, बिहार से आए हैं तो बिहार की तरफ जरा रुख कर लेते हैं। फिलहाल मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार की प्रासंगिकता पर क्या कहेंगे आप? जब जब लगता है कि नीतीश कुमार खत्म हो गए हैं, तब तब वो बाउंस बैक करते हैं। देखिए, मैं प्रासंगिकता, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ, मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स में ऑबिचुअरी लिखने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी। पॉलिटिकल ऑबिचुअरी टेलीविजन स्टूडियो में नहीं लिखे जाते और हम जैसे लोग नहीं लिखेंगे, जनता लिखती है। और ऑबिचुअरी लिखने से पहले जनता 5 बार सोचती है। अक्सर हाँ, जनता ऑबिचुअरी नहीं लिखती है। बिहार की राजनीति में मैं चूंकि एक गवाह हूं अभी हाल के कुछ वर्षों में, नीतीश जी जब 2022 में हमारे पास आए, 17 वाली घटना के बावजूद, तेजस्वी जी विधानसभा का नैरेटिव बहुत ऊपर ले गए थे। 2020 अगर आप देखें और अगर आपने कवर किया, बिल्कुल, मेरे राज्य में पहली बार नौकरी पे बात हो रही थी और कभी नहीं बात हुई थी नौकरी और उससे जुड़े मुद्दे। तो नौकरी तेजस्वी यादव जी के लिए सिर्फ ये नहीं था कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ही वांटेड टू लिव बाय इट। जब नीतीश जी ने दस्तक देना शुरू किया कि हमारी पार्टी को बीजेपी परेशान कर रही है, कोई कंडीशन नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं तेजस्वी जी की ओर से, सिर्फ एक कि मुझे फ्री हैंड चाहिए नौकरी के मसले पे। क्योंकि मैंने 10 लाख का प्रॉमिस लोगों से किया पहली था, कलम से। पहली कलम से। मेरी अपनी सरकार तो बन पा रही नहीं, 2 बरस बाद मुझे इस तरह से सरकार में आने का मौका लगता है, तो कम से कम 5 लाख नौकरी का अरेंजमेंट और कुछ मैं प्रक्रियाधीन रखना चाहूंगा। ये सब हो गया। नीतीश जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन क्या होता है ना, कई दफा, अब जैसे देखिए, तेजस्वी जी के साथ मिलकर, लालू जी के साथ मिलकर के इंडिया ब्लॉक की फाउंडेशन उन्होंने रखी। अगर कुछ उनको थोड़ा वो असहज भी हो रहे थे, अगर आप किसी चीज की पेरेंटिंग कर रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट की, तो पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको ओन अप करना चाहिए था। कई दफा होता है कि मान लो तेजस्वी जी इस रूप में किसी चीज को शेप में देखना चाहते हैं, नहीं हो रहा तो वेट करेंगे। फिर उनका ठीक जनवरी के महीने में वापस बीजेपी में चले जाना, उससे पहले की बातों को बिसरा देना, नए सिरे से बीजेपी ने भी लपक के लिया। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि प्रासंगिकता राजनीति में एक और चीज देखती है, निरंतरता, जिसको कहते हैं कि निरंतर एक पोजीशन। बिहार चूंकि पॉलिटिकली बहुत अवेयर स्टेट है, गरीबी है हमारे पास, लेकिन वैचारिक गरीबी कभी नहीं रही बिहार को। हमारी गरीबी हमारे हो सकता है कि फूड चॉइसेस में कभी दिख जाए, या हमारे कपड़ों में दिख जाए, या हमारे ट्रैवल में दिख जाए। आमतौर पे बिहारी और ट्रेन का भी रिश्ता अद्भुत होता है। तो लेकिन बिहारी वैचारिक रूप से धनी होता है, सोच से बहुत रईस है। उस धनी वैचारिकी को नीतीश जी ने अपनी राजनीति से थोड़ा गरीब बनाया है, थोड़ा कमजोर किया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि प्रासंगिकता वगैरह पे बात नहीं होगी। सर, लपक तो आप लोग भी लेते हैं। देखिए, असल में क्या है, क्या वो भी तो अपने आप में एक नहीं, अवसरवादिता है ना। अवसरवादिता नहीं है। जब तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश कुमार अपॉर्चुनिस्ट है, तो अपॉर्चुनिस्ट दोनों ही गठबंधन की बात क्यों ना करें? देखिए, दोनों, अगर आप दोनों के संदर्भ को देखें तो हम सबसे बड़ी पार्टी बन के आए, सबसे बड़ी पार्टी। बेशक तेजस्वी जी तो नहीं कहते कि नीतीश जी मैं आपके साथ सरकार में आना चाहता हूं। नीतीश जी, और बावजूद 17 की घटना के, जिसका पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ है, मैं उस पर नहीं वक्त आपका जाया करूंगा या अपना जाया करूंगा। तेजस्वी जी क्या सोच रहे थे? सिर्फ व्यक्तिगत ही मंत्री बनने के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन हैज एज मच पावर एज मिनिस्टर। तो वो कोशिश थी कि कुछ विकल्प गढ़ा जाए।
हम्म, विकल्प वैचारिक भी हो और बिहार से शुरू होकर के देश के स्तर पर, हम्म, और जो हुआ भी, हाँ, नीतीश जी नहीं रहे तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए कि जो एक एक मैसेज कन्वे होने में शुरुआती दौर में हमें दिक्कत हुई, लेकिन देश के स्तर पर जो बिहार से शुरुआत हुई थी उसमें काफी हद तक सफलता मिली। इसलिए लपक लेना कहना मैं उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं शरीके सफर भी रहा हूं हम्म, इसमें। हम्म, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक गढ़ने की कोशिश थी, हम्म, उसमें पूरी तरह नाकामयाब भी नहीं हुए, कुछ गढ़ा भी, लेकिन नीतीश जी के लिए थोड़ा ये लगता है कि जिस सफर पे वो तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ चले थे, वो सफर हम्म, उनकी राजनीति का, हम्म, उनके समर्थकों की राजनीति का हम्म। नेचुरल सफर है। अच्छा, नीतीश कुमार जी के साथ का महागठबंधन, उनके छोड़ के चले जाने के बाद का इंडिया अलायंस, तब नामांकन नहीं हो पाया था अलायंस का। तो आपको लगता है कि नहीं, नीतीश, नीतीश जी के सामने ही ये नामाकरण नहीं हो उसके चुका। बाद हुआ था? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मे बी। जी, उस मीटिंग में हाँ, थे, मैं, हम सब थे, उनके ठीक समक्ष है, ही इंडिया हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर नीतीश जी इंडिया अलायंस के साथ होते तो लोकसभा की तस्वीर, परिणामों की तस्वीर कुछ और हो सकती थी। देखिए, कितना मैं फर्क आता? क्या मुझे लगता है? मुझे आकलन। मैं एक बात तो राजनीति में ये पोस्टमार्टम वाली जुबान के पक्ष में नहीं हूँ। ठीक ये है। होता तो क्या होता, ये ना होता तो क्या होता, हम्म, ये सब एक पोएटिक इमेजिनेशन के लिए सही हाँ, है। हाँ, जाहिर है कि वो थे, हिस्सा थे, और एक ऐसे वक्त में गए जब लोकसभा चुनाव एक 1.5 महीने दूर था। हाँ, हाँ, तो वो एक आदमी को झटका लगता है, हम्म, हम सबको लगा कि साहब ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। कोई शिकायत थी क्या तेजस्वी जी से? आज तक कोई शिकायत नहीं है। अब क्या ही कहूं, बहुत सारी चीजें हैं, कभी सीधे मुंह जानता हूं। शिकायत की भी या नहीं नीतीश बाबू ने? मतलब हमेशा जब कभी भी नहीं, मीडिया के सामने आते हैं बोलते कुछ कभी ठीक नहीं। नहीं लग रहा था, ना बस, या अब फिर? अब इसका तो कोई इस चीज का तो क्या इलाज है कि मेरा मन नहीं अच्छा लग रहा था। अब ये मन अच्छा लगना नहीं, हमारे बिहार में कई डॉक्टर इसी पर चल रहे हैं कि उनके पास जाइए, बोलिए कि मेरा मन अच्छा नहीं कुछ लग रहा ठीक है, नहीं लग रहा तो है। कुछ ना कुछ पुड़िया बांध के दे देंगे कि ले जाओ खा लेना। तो हमारी साइकोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन उनसे जिस गांधीर्य और वैचारिक निरंतरता की आवश्यकता थी, उसमें हमें कमी दिखी। मतलब नीतीश बाबू आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी जा सकते नहीं थे ऑन अ नहीं, लाइटर नोट। वो चलिए, अब हमें ये बताइए सर, आप प्रशांत किशोर फैक्टर आपको कितना लगता है, कितना सीरियसली ले रहे हैं आप बिहार की पॉलिटिक्स में? क्या वो नई किस्म की पुष्पम प्रिया की तरह रह जाएंगे या फिर दिल्ली के अरविंद आपको केजरीवाल? आपको मैंने एक चीज कही थी, हाँ। उसको याद कीजिएगा। राजनीति बिहार में, हम्म, बल्कि पूरे देश में, हम्म, एक वैचारिक उफान ले रही है। हाँ, तो राजनीति में लोग आपसे ये पूछेंगे, हम्म, इक्वालिटी पे हम्म, आपका रुख क्या है, हम्म, सोशल जस्टिस पे आपका रुख क्या है, हम्म, फ्रीडम पे आपका रुख क्या है। मैं क्यों ये कह रहा हूं, सोशल जस्टिस के तहत कास्ट सेंसस की बात तो बिहार से शुरू हुई, बिल्कुल। तेजस्वी जी ने ही लीड लिया था। हम्म, बाद में नीतीश जी इस सफर में साथ आए, सब लोग मिलकर दिल्ली आए। हम्म, प्रधानमंत्री जी पूरी उस मीटिंग में चुप रहे, हम्म, कोई एश्योरेंस नहीं दिया। लेकिन आज आपकी इंटरव्यू में मैं कह रहा हूं हम्म, कि वो उफान इतना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी को कास्ट सेंसस कराना होगा, हम्म, वो करवाएंगे। हम्म, क्योंकि क्या होता है ना कि एक अंग्रेजी में जो कहते हैं कि एन आइडिया विच हैज अराइव्ड कैन नॉट बी सेट असाइड, दिस आइडिया विद इन द प्लैंक ऑफ ऑन द प्लैंक ऑफ सोशल जस्टिस हम्म, हैज अराइव्ड। तो मैं प्रशांत जी के बारे में, उनका विवेक है, वो राजनीति में आए हैं, बहुत उनके पास संसाधन भी बहुत हैं, लेकिन राजनीति आज की डेट में देश में इस हम्म, बात से तय होगी हम्म, कि इन वैचारिकियों पे हम्म, आपका पक्ष क्या है, और हम्म, वो हमने अब तक नहीं हम्म, सुना है। हम्म। अच्छा, अब तक आपने ऐसा नहीं सुना है। फिर भी आपको लगता है किसी कि ने नहीं एक सुना है, एक ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सुना। कोई चैलेंज सा लग रहा है, तीसरा खेमा, तीसरा मोर्चा? पहले देखिए, तो अगर हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो दो पार्टियों के बीच में ही लड़ाई देखी जाती है, दो धड़ों के बीच में लड़ाई देखी जाती है। तो आपको लगता है प्रशांत किशोर
पीके वो तीसरा खेमा, तीसरा मैं मोर्चा मैं बनने में मैं कामयाब रहेंगे? वो एक बेहद अ, गंभीर बड़ा चेहरा बन के आ रहे हैं, लेकिन टेलीविज़न स्टूडियोज़ में। असल में क्या होता है ना कि हम लोग कई दफ़ा हुँ, वो जो मैंने कहा ना कि कुछ शुरू में हुँ, हम अपनी आवाज़ की इको सुनना चाहते हैं, तो उनको वो 4-5 6 वो एक का एक समूह है, हुँ, उनकी आवाज़ की गूंज उन तक पहुँचती है। हुँ, मेरा मानना है कि मैं बार-बार कह रहा हूँ, हुँ, वैचारिक रुझान हुँ, आपका क्या है? आप फ्रीडम कि जेल में फलाना समुदाय के ही व्यक्ति क्यों इतने सालों से बंद है? हुँ, हुँ, अगर आप इस पे नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों भाई? हुँ, जातिगत जनगणना नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों भाई? अगर आप हुँ, इक्वालिटी हुँ, की जो अनरिज़ॉल्व्ड मसले हैं, उस पे नहीं बोल रहे हैं, क्यों भाई? तो राजनीति जो है ना, मैं अक्सर मानता हूँ कि राजनीति का म्युनिसिपल पॉलिटिक्स हुँ, और लार्जर लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में हुँ, हुँ। बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, वैसे आपने खुद ही कह दिया है और हम देखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी किया है कि आप अगर-मगर वाली बात नहीं रखते हैं, हुँ। ना ही इस पर बात करना चाहते, फिर भी थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव में पीके कोई प्रपोज़ल रखते हैं साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का, तो क्या आप लोग मानने वाले हैं? मुझको लगता है कि देखिए वो भी मौजूदा सरकार के विरोध में है और आप नहीं लोग तो कर ही रहे हैं। वो अगर आप उनके भाषणों की एनालिसिस करिए, हुँ, एक चीज़ उन्हीं के भाषणों की नहीं, हाँ, बिहार समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। हुँ, एक ब्लैक बोर्ड लीजिए और सबके स्टेटमेंट लीजिए कि बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी किसको टारगेट कर हुँ, रही हुँ, है? हुँ, जेडीयू किसको टारगेट कर रही हुँ, है? ये जो व्यक्ति विशेष हैं, ये किसको टारगेट कर रहे हैं? और छोटे-छोटे प्लेयर हुँ, जो अलग-अलग गठबंधन में हुँ, हैं, हुँ, वो किनको टारगेट कर रहे हैं? आपको सिंगल नाम मिलेगा, हुँ, तेजस्वी यादव। हुँ, वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो लकीर थोड़ी लंबी हो गई है इनके लिए। हुँ, मैं अभी लोकसभा चुनाव में था, हुँ, गाँव-गाँव में लोग एक बात कहते थे, हुँ, नौकरी मतलब तेजस्वी। हुँ, ये स्लोगन नौ तेजस्वी जी ने अपने मुँह से नहीं लगाया। लोगों में एक परसेप्शन गया कि भाई नौकरी बोला था तो उतना नहीं कर पाया, चूँकि अपनी सरकार नहीं थी, इतना किया। हुँ, तो ये जो अगर आप देखें बिहार को के सारे नेताओं को एक ब्लैक बोर्ड पे, तो आपको लगेगा सबके अटैक का सेंटर क्या है? हुँ, तेजस्वी यादव। हुँ, उसी से आपको बिहार की समकालीन राजनीति का हुँ। स्वरूप पता चलता है और उसी के अनुरूप आपको आने वाले विधानसभा चुनाव क्या में वजह है? मिलेंगे। मतलब लालू परिवार और खास तौर पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं, नहीं, खास तौर पर पीके के निशाने पर? देखिए सबके निशाने और पे है। उनकी क्वालिफ़िकेशन को नहीं, लेकर भी आप बार-बार वो तंज़ कसते हैं। एक तो मैं क्या कहूँ, मैं क्वालिफ़िकेशन को लेके जो तंज कसते हैं, उनको ये फ़र्क जानना होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड एजुकेशन। एजुकेशन और नॉलेज में बहुत बड़ा फ़र्क है। हुँ, कामराज एजुकेटेड नहीं थे, नॉलेज में कोई सानी नहीं था। अब दूसरी बात आई है, मैंने दंगों पे काम किया है, हुँ, सांप्रदायिक दंगों पे। हुँ, मेरी अपनी थियरी है कि सांप्रदायिक दंगों में सबसे ज़्यादा भागीदारी शिक्षित तबके की होती है। हुँ, गरीब गुरबा उतना आगे नहीं रहता। तो यानी शिक्षा का विवेकशील निर्णय के साथ किस तरह का संबंध हम ये देख रहे हैं। तीसरी बात, जिस तरह की अशोभनीय टिप्पणियाँ वो या उनकी टीम के लोग करते हैं, मैं नहीं करूँगा। हुँ, और आपने नोटिस किया होगा कि तेजस्वी जी भी हुँ, आज तक हुँ, उन्होंने उन व्यक्ति विशेष के बारे में जिनका आप ज़िक्र कर रही हैं, कभी कोई टिप्पणी नहीं की। हुँ, राजनीति को इससे ऊपर जाना होगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि मेरा मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि तेजस्वी सबके अगर केंद्र में है, तो कोई तो वजह होगी। हुँ, ये सिर्फ़ ये नहीं कि लालू जी के बेटे हैं, हुँ, हुँ, राजतंत्र तो है नहीं हुँ, हुँ। कि लालू जी ने ताज थोड़ी रख दिया, राघोपुर की खाक वो छाने। व्यक्ति विशेष तो यही कह रहे हैं राजा का बेटा। कभी अभी-अभी चुनाव लड़ेंगे, उनको आइडिया लग जाएगा कि राजा का बेटा हाँ, जब राघोपुर घूमते हैं, हुँ, जब अलग-अलग इलाकों में घूमते हैं ना, हुँ, लोग तौल के वोट देते हैं। हुँ, ये जो एक ज़ुबान होती है ना राजा का बेटा, चलिए आप ताली बजवा लीजिए, लेकिन डेमोक्रेसी में और उनको तो मैं कहूँ कि पूरे साउथ एशिया को थोड़ा समझें, हुँ, सिर्फ़ हिंदुस्तान की हुँ, बात हुँ, नहीं। हुँ? हुँ, हुँ, अभी एक इलेक्शन हुआ, श्रीलंका में हुआ, तो हुँ, उसको समझें, वैचारिकी पे बात करें हुँ, और ये इस तरह की फूहड़, अश्लील, अशोभनीय टिप्पणियाँ हुँ, हुँ, सार्वजनिक जीवन को विषाक्त करती है। और आप देखेंगे कि तेजस्वी तेजस्वी जी कभी भी
इस तरह की टिप्पणियों पर प्रति टिप्पणी नहीं देते। विरोधी कहते हैं कि अब लालू परिवार का खास तौर पर लालू जी का महिमा मंडन करते हैं, आपको अपने पद प्रतिष्ठा की ज्यादा पड़ी अब हुई है। अगर कोई विरोधी ये कहे, मेरे सारे स्पीचेस पब्लिक डोमेन में, हम्म आप गूगल करिए ना, हम्म गूगल करिए, हम्म मेरी लिखी गई, मेरे द्वारा बोली गई हर चीज हम्म पब्लिक डोमेन में। और दूसरी चीज, मैंने आपको आपसे बातचीत के क्रम में कहा था कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया। हम जो 88-89 में ग्रेजुएशन में थे ना, 88, 89, 90, 92 में एमए किया, उस वक्त हम अयोध्या फैजाबाद का आंदोलन देख रहे थे। जहर देश में था, आज भी है, जहर है। उस वक्त में एक ही व्यक्ति दिखता था और आज भी कमोबेश उसी वैचारिकता से मेरी पार्टी चल रही है। तो जहां तक लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं, अगर मैं उनको उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी करूं तो मैं ग्लोरीफाई करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी कही गई कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्राइवेट है, पब्लिक डोमेन में है। मेरी राइटिंग्स आर इन पब्लिक डोमेन। आई शुड बी इवैल्यूएटेड बाय, मेरा मूल्यांकन हो, मैंने क्या बोला, मैंने क्या लिखा। लोग करें तो बेहतर, इतिहास तो करेगा ही, ये मैं जानता हूँ। अच्छा, पीके से इतना परहेज क्यों, इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? व्यक्ति विशेष नहीं, नाम भी नहीं ले रहे। मैं आमतौर पर, आपने देखा होगा कि नीतीश जी का भी एक के बाद मैंने नाम नहीं लिया। हाँ, मैं ये आपको शुरू में भी कई हाँ, बातें जो आपको अलग अलग टुकड़ों में बता रहा हूँ, उसमें तारतम्य है। मैं बहुत व्यक्ति केंद्रित विमर्श में नहीं जाता। मेरे लिए कोई मुझे कहे कि आप मोदी जी के बहुत बड़े आलोचक हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि मेरी आलोचना उनके व्यक्तित्व की नहीं, मेरी आलोचना होती है उनकी कार्यशैली को लेकर के, उनके तौर तरीकों को लेकर के, और वो आलोचना जारी रहेगी, लेकिन उसमें दुश्मनी का भाव नहीं होगा। उस संदर्भ में मैं नाम लेने का को मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में हर किसी को, इंक्लूडिंग मेरी एक्सपेक्टेशन प्राइम मिनिस्टर से रहती है। मैं अक्सर कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव में जो आपको भैंस मंगलसूत्र मुजरा नहीं बोलना चाहिए था। कभी दुनिया के किसी देश में देखिएगा कि ऐसा नहीं बोला जाता है। हमको लगता है प्रधानमंत्री जी को भी लगता होगा कि कभी कभी अतिरेक हो जाता है, तो इस अतिरेक के टेम्पटेशन से हम सबको बचना चाहिए। अच्छा, पप्पू यादव को लेकर क्या लगता है आपको? उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, जन स्वीकार्यता बढ़ रही है, विचारधारा भी एक है, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल इतना खिंचा खिंचा क्यों रहता है? आप हमारी पार्टी का रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाना चाहती हैं। देखिए, हर एक ट्रैजेक्टरी अलग होती है, बिटर स्वीट मेमोरीज हैं। 14 में हमारी पार्टी के सांसद थे, फिर क्या हुआ, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अभी आपको मालूम है कि उनके पिताजी का बेदेहांत हुआ, और जब अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचे थे वहां पर, तो कई राष्ट्रीय जनता दल के भी नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। वो हर देखिए, किसी के वो पर्सनल नाते रिश्ते होते हैं, वो लेकिन वहां पे उन्होंने एक तरह से संकल्प भी ले लिया, चेताया भी है कि जो लोग नहीं पहुंचे उनको हम देख लेंगे, उनके खिलाफ अब और भी देखिए, मतलब पिता, ऐसे लड़ेंगे नहीं कि नहीं नहीं, लंका लग ये जाएगी। मौका, पिता का साया किसी भी उम्र में उठे, किसी के लिए भी हाँ, उठे। माता पिता का साया, आदमी बच्चा रहता है जब तक पिता माता जीवित होते हैं, तब तक छोटा बच्चा रहता है, चाहे वो 60 साल का क्यों ना हो जाए, 70 साल का क्यों ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ उनको तमाम सहानुभूतियां, लेकिन ये अवसर वो नहीं, और मैंने स्पष्ट कर दिया। आप चिराग पासवान को लेकर के फिलहाल क्या कहेंगे? मतलब आपको लगता है कि उनके एनडीए में रहते हुए भी विधानसभा चुनाव में आपको नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं चुनाव बेहद देखिए, नजदीक है, अगले साल ही है। एक चीज आप सोचिए, लालू जी को तो सबसे बड़ा फायदा होता है अगर बीजेपी के सामने, जैसे कई लोग आंख मूंद लिए, सारे केस मुकदमे खत्म हो जाते। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? उस व्यक्ति ने आंख नहीं बंद किया, पूरा परिवार झेल रहा है, केस मुकदमा, क्लोज केस खोले जाते हैं। साक्षात उदाहरण लैंड फॉर जॉब है। खैर, एनीवे, देखिए, चिराग जी रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं। रामविलास पासवान जी भले बाद के दिनों में एनडीए में हो, लेकिन उनकी राजनीति का जो एक नैसर्गिक उभार था, या जो उसका, जिसको कहते हैं स्वाभाविक उभार था, वो सामाजिक न्याय का था। पता नहीं, आज नहीं तो कल चिराग जी को ये लगेगा कि ये धारा उस जगह शायद उतनी बलवती नहीं होगी
जिस जगह पे वो आज है, लेकिन ये उनका विवेक है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मुझे जरा तेजस्वी जी के बारे में भी आपसे पूछना है, कुछ सवाल हैं मेरे। जब आप पहली बार तेजस्वी यादव से मिले, आज जब मिलते हैं, कोई फर्क, कोई अंतर, कोई नहीं, परिवर्तन, कोई देखिए कोई पॉलिटिकल ग्रोथ? नहीं, मैं इतना ही बताऊंगा कि मैं उनके बारे में एक आम बात कही जाती है कि उन्हें जमीनी नेता तो नीतीश बाबू ने ही बनाया है। अब वो जो कौन क्या कहते हैं, देखिए असल में चक्कर क्या है ना कि सोशल मीडिया के दौर में हाँ, एक कलम सबके हाथ में है, कीपैड, तो देखिए। हर नहीं तो हर कोई अखबार वाला है, हाँ, और एक मोबाइल फोन है तो हर कोई मीडिया वाला है। तो मैं उसमें नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आधुनिक समकालीन राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अच्छे लिसनर हैं। तेजस्वी जी इज नॉट ओनली एन इफेक्टिव स्पीकर बट ही इज अ ग्रेट लिसनर। और ये उनके साथ कभी अगर आपको बैठने का मौका लगे, या उनके साथ जो सचिव लोग काम किए जब वो सरकार में थे, उनसे पूछिए कि उनकी ग्रिप, उनकी अंडरस्टैंडिंग और एक सुनने का वैकल्पिक ना, हमारी पार्टी में किसी भी एक मसले पे तो 5 अलग अलग विचार आएंगे, बिल्कुल। पांचों को स्पेस देना, फिर अपनी बात शेयर करना, फिर एक साझा जो उससे चीज निकल के आए उसको। तो ये मैंने कई लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है नेशनल लेवल पर, ये मैं उनकी खूबी मानता हूँ, और वो दिनों दिन और बेहतर हो रहा है इस मामले में। लोग कहते हैं बात बात पर विदेश निकल जाते हैं, यात्रा निकाले फिर विदेश चले गए। देखिए, एक तो मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन में मुझे जाना होगा। मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ ऑक्सफोर्ड में, और तो स्कॉलरशिप वो सब है, बाकी व्यवस्थाएं देखनी है। कभी कभी थोड़ा एक व्यक्तिगत स्पेस लोगों को देना चाहिए। उनकी पत्नी, उनकी अभी बच्ची साल भर की हुई होगी, मुश्किल से बमुश्किल 15 घंटे ईडी में बिठा के रखा, वो अलग तरह का। तो कुछ चीजें, कुछ रिलेटिव्स उनके बाहर हैं जो वाइफ के साइड से हैं, तो अगर ये टिप्पणियां होने लगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल है किसके बारे में किस तरह की कौन सी टिप्पणी की जाए। मैं समझता हूँ एक स्पेस हमेशा रखा जाए, जिसको जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत स्पेस, इस पर आक्षेप ना हो। चुनाव से ऐन मौके पहले अब लालू परिवार के तीनों सदस्यों को अभी फिर से पेशी के लिए फिर से लैंड फॉर जॉब मामला तूल पकड़ रहा है। क्या लगता है आपको? मैं तो क्या कह रहा हूँ कहेंगे? ये केस, चूंकि मैंने इसका अध्ययन किया है, ये केस क्लोज था। 2022 में नीतीश जी हमारे साथ, तेजस्वी जी के साथ आए क्या कि ये केस खुल गया। तो ये केस इसलिए नहीं खुला कि इसमें कुछ मेरिट था, इसलिए खुला कि नीतीश जी इधर आ गया। नीतीश जी इधर आ गए तो दबाव बनाना था, तो ये हुआ। केस में कोई मेरिट नहीं है, सीबीआई क्लोजर दाखिल कर चुकी थी इसमें, लेकिन चूंकि अभी मैटर सब जुडिस है, मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, एक मुद्दा है, अगर हम बिहार की बात करते हैं, एक बिहारी होने के नाते भी अगर हम यहाँ पर बात करें, चाहे देश का एक आम नागरिक, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर तेजस्वी हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते रहे। एक भरोसा भी दिया है लोगों में, हमने देखा है प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, जैसे राहुल गांधी की जुबान पर अभी आरक्षण है, जातिगत जनगणना के मुद्दे उनकी जुबान पर, अगेन वही प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन लगातार बरकरार रहे हैं। तेजस्वी की जुबान पर भी बेरोजगारी का मामला रहा है। पलायन का मुद्दा बहुत पेनफुल मुद्दा है। अगेन मैं आपको यही बोलूंगी, पलायन अपने आप में सबसे बड़ा दर्द है। अभी आप ही की पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय झा जब सदन में इस मुद्दे को उठाते हैं, आंकड़ा पेश किया जाता है, लगभग 3 करोड़ मजदूर हर साल पलायन कर रहे हैं। ये तो मजदूर हो गए, स्टूडेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग बात करें, थोड़ा पर्सनलाइज सा लगता है अगर हम ऐसी बात करते हैं। ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स भी माइग्रेटेड हो गए हैं और वो जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो वापस नहीं लौट पा रहा है अपने प्रदेश में। विकास कैसे होगा? देखिए, होगा, ये तो एटर्नल और बिलीफ और हम चाहते हैं विजन भी पूछे, भले ही आप विपक्ष में हैं। नहीं नहीं, मैं आपको पूरी, अगर आप अगर मेरे पास कॉपी होती तो मैं भेज देता। बड़ी मेहनत से तेजस्वी जी ने कुछ लोगों के साथ बैठ करके पिछला हमारा मैनिफेस्टो बनाया था। हाँ। हमने कई चीजें बहुत गहन रिसर्च के बाद अर्थशास्त्रियों से बात करके तेजस्वी जी ने यह तय किया था, हम एग्रो बेस्ड मॉडल पे काफी कुछ काम करना चाहते थे। वो रिटेन करेगा, माइग्रेशन उनको थोड़ा चेक करता, उसमें वक्त लगता, लेकिन वो शुरुआत होती।
बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये माइग्रेशन का दंश बिहार को आज से नहीं झेल रहा। क्रमशः केंद्र की सरकारों ने बिहार को एक सैटेलाइट स्टेट के रूप में देखा। मैं क्रमशः कह रहा हूं, आजादी से पहले भी। इसलिए आप देखेंगे कि बिहार के खास करके भोजपुरी इलाके में कलकत्ता को लेकर के साउथ के प्रतीक में गाने हैं कि कलकत्ता मेरे हस्बैंड को या शौहर को मेरे इसको निगल गया। वो जगह बदल जाती है, मुंबई पंजाब हो जाता है 70-80 तक आते आते। ये पलायन हम सब के लिए एक दंश है, ना सिर्फ गरीब किसान मजदूर खेतीहर मजदूर, बल्कि मैं अपना याद करता हूं और उन लोगों के लिए भी ये टिप्पणी है जो कहते हैं कि लालू जी और फलाना नीति, ये उन सभी सोचा। मैं 89 में यहाँ आया, लालू जी की सरकार नहीं थी, किन्हीं और की थी, कांग्रेस की थी। एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करना होगा। इसलिए मैंने कहा कि 20 के मैनिफेस्टो में इस पर काफी तेजस्वी जी ने काम किया था, वो एक करना होगा। और उसी संदर्भ में देखिए बिहार को क्या हुआ ना कि जब झारखंड बना तो बिहार को जो हैंड होल्डिंग की जरूरत थी केंद्र की, वो नहीं हुई। और मैं तो तब नहीं था पार्टी में, लेकिन मुझे याद है कि राबड़ी जी ने आंचल फैला के अटल जी को कहा था कि हमें ये चाहिए। अटल जी के हाव भाव से लगा कि कमिट कर रहे हैं। फिर बाद में क्या हुआ ना जानते हैं। लेकिन आज भी अगर हमारी पार्टी या हम लोग बात करते हैं विशेष राज्य की, तो बिहार को कम से कम 15 साल के लिए विशेष राज्य और स्पेशल पैकेज दोनों चाहिए। अब इस तरह की आंकड़ेबाजी ना हो, उम्मीद है अभी नहीं नहीं, इस तरह की आंकड़ेबाजी जो इन्होंने पिछले बजट में की। हाँ। अब ऑन गोइंग जो सड़कें बन रही थी, जो बन रही थी, अब सबको सम टोटल करके अब ये बता रहे हो कि ये पैकेज है। उस तरह की जिसको हम कहते हैं सांख्यिकी धूर्तता से बचते हुए आपको एक विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात करनी। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया, बिहार चुनाव की अगर हम बात करें तो आप कोई कमिटमेंट देना चाहेंगे, कोई मैसेज, कोई संदेश बताना चाहेंगे जनता को? ये सौभाग्य बिहार के लोगों को कब मिलेगा कि अपने राज्य में अपने घर परिवार के साथ रोजी रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा मिले? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो 2020 का तेजस्वी जी का कमिटमेंट था, वोटेड टू पावर, हम उस कमिटमेंट को अक्षरशः लागू करेंगे। चाहे नौकरी हो या एग्रो बेस्ड मॉडल को राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के साधनों हितों को ध्यान में रखते हुए, और वो अपने आप में फर्स्ट 5 इयर्स में, फर्स्ट 3.5 to 4 इयर्स में डेंट कर देगा पलायन का जो अभी तक का ग्राफ है उसको। ये अश्योरेंस देता हूँ। चलिए देखते हैं, वक्त ज्यादा दूर नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अब जो विरोधी भी है, खासतौर पर अभी आपने देखा होगा एक पॉडकास्ट के दौरान स्मृति ईरानी भी कहती हैं कि राहुल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक नई किस्म की, अलग किस्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अब ये मैं एक बात तो कहूं कि स्मृति ईरानी जी कह रही हैं इसलिए राहुल जी की राजनीति को हम अब कहें कि अरे नहीं, विरोधी भी अब लोहा लेने लगे, ही वाज ऑलवेज लाइक मानने लगे। मैं चूंकि हमारे तेजस्वी जी के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्ट करते हैं वो, तो मैं जानता हूँ एक गांभीर्य है, हल्की बात नहीं करते हैं। और मैं जो बार बार और संदर्भों में भी आपसे कहा था कि राजनीति का रुझान वैचारिक ही होना होगा, उसको वार्ड पॉलिटिक्स जो होती है वार्ड लेवल पे, उससे ऊपर आनी होगी। उसके लिए कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और वो मैं मानता हूँ राहुल जी के अंदर मैंने देखा है, मीटिंग्स में भी देखा है, और वो काफी प्रखर होकर के आया है। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से निकलना होगा, जैसे कि आपने कहा कि प्रोफेसर होने के नाते आपको उन टीचरों से, उन शिक्षकों से मतलब एक कहीं ना कहीं खींच सी होती है, जो रिपीटेशन, मतलब एक ही नोट्स पे आप काम करते आ रहे हो, पढ़ाते आ रहे हो बच्चों को। संदर्भ अलग था, जो मैंने कहा था ना कि जब आपके सामने नोट्स नहीं होता है ना, इमेजिनेशन भी काम करता है। वक्त के हिसाब से आपको राजनीति के तौर तरीके भी नहीं, बदलने इसलिए लगे। मैंने कहा कि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया आपको, मेरी यूनिवर्सिटी में अगर मैं इस बैच को मूवमेंट पढ़ा रहा हूँ और कल पढ़ा रहा था, आज जब पढ़ाऊंगा तो उसमें श्रीलंका का हवाला आएगा, तो वहां लेफ्ट पार्टी जीती है।
तो कहीं पैराडाइम शिफ्ट हुआ। हम्म, उसी तरह मैं देख रहा हूं कि राजनीति में भी चाहे तेजस्वी जी हो, राहुल जी हो, ये लोग एक नयापन लेके आ रहे हैं हम्म, और उसको ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न ना माना जाए। हम्म, मतलब ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी जी अगर आर्थिक न्याय कहते हैं तो सामाजिक न्याय से विलग नहीं है, हाँ, हाँ, उसके बीच में हाइफन भी नहीं है, हम्म, इट्स अ कंटिन्यूअस सेंटेंस। हम्म। तो वही मैं समझता हूँ सरकार पूरे देश में उसकी आवश्यकता है। इंडिया अलायंस के बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये अलायंस लोकसभा तक ही सीमित है, राज्यों के चुनाव में अलग-थलग पड़ जाते हैं, या तो एक डिस्क्लेमर दे दीजिए कि हम तो भई यहीं तक सीमित हैं। नहीं, वो देखो, ये मैं सिर्फ यही इस अलायंस की खूबसूरती है कि मैं ये डिस्क्लेमर नहीं दे सकता, ठीक है? ये डिस्क्लेमर कोई दे भी नहीं सकता। राज्यों का एक अपना पैटर्न है, राज्यों में अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं। कई जगह जैसे आप देखिए ना, बंगाल में हुँ, बंगाल में तीनों जो अलायंस पार्टनर हैं, वहाँ अलग-अलग हैं। हुँ, तो यही इस देश की खूबसूरती भी है हुँ, हुँ, और उस खूबसूरती को बरकरार रखा जाए, कोई ना कोई रास्ता निकलता रहेगा मिडवे। हुँ, हुँ। नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन होगा तो कुछ गिव एंड टेक होगा और विकल्प तैयार हो जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं संसद के भीतर जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, वो कहते हैं कि उनके जो 2 कंधे हैं वो झुक गए हैं। 56 इंच का जो सीना है वो सिकुड़ गया है। क्या असल में है ये? नहीं, मतलब मेरा आपको भी लगता है कि अब नहीं जो सरकार पावरफुल सरकार होने का दावा कर रही थी, उनके कंधों को नीतीश बाबू और नीतीश बाबू ने झुका दिया है। मेरा मा टीडीपी। मेरा मानना है ना कि प्रतीक और मुहावरों में उलझ के नहीं रह जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी के कंधे झुक गए तो इसका मतलब फिजिकली झुक गए ये नहीं होता है। हाँ। या किसी की बेसिकली एक संदेश है 240 का बीजेपी का, जो 14 और 19 का खास तौर पे आप देखिए तो हुँ, 24 का 240 यानी 32 शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी। हुँ, ये एक मैसेज है हुँ, बीजेपी को, मैसेज साफ है हुँ, कि डेमोक्रेसी में जो सामूहिकता है हाँ, बहाल करिए। अगर मैं आपसे ही अभी पूछूंगा, बुरा मत मानिएगा, 5 मिनिस्टर के बाद छठे का पोर्टफोलियो आप नहीं बता पाइएगा। जैसे हमारे गिरिराज सिंह हाँ, जी हैं, बहुत प्रखर मंत्री हैं, हुँ, लेकिन मैं अगर किन्हीं के आपके कैमरा के सहयोगी पूछूंगा उनका मंत्रालय क्या, हुँ, आपको पता नहीं, हुँ, क्योंकि वो दिन रात करते रहते हैं वही है हलाल झटका, हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान, तो लोग उनका विभाग ही भूल गए। हाँ, तो वो डेमोक्रेसी में जो सामूहिकता, मैंने वो 240 हाँ, वाली हाँ। जो बात कही थी, वो बहाल हो। और हम इंडिया ब्लॉक वालों के लिए भी इस मैंडेट में हुँ, संदेश है हुँ, हुँ, कि जो आपने किया वो बेहतर किया, लेकिन दैट्स नॉट इनफ, हुँ, हुँ। इसे ऊपर ले जाइए। यही बात सोनिया गांधी ने भी कही थी कि अति आत्मविश्वास में नहीं आना। हाँ, ये अब मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, कैसा लगता है? लोग कहते हैं कि मोदी का अहंकार तोड़ दिया, मतलब 400 पार के दावे को 240 पर ध्वस्त कर दिया। मेरा मानना है ना कैसे कि हुआ? हम सबको ये मानना होगा कि ये विवेक जनता का है। हाँ। कोई नेता, कोई किसी ने अलादीन का चिराग नहीं ले लिया। हुँ, जनता ने अपने विवेक को दिखाया। और मैं बार-बार दोहराऊँगा कि मोदी जी से विरोध है। हुँ, हुँ, मोदी जी की नीतियों से मोदी जी से विरोध नहीं, उनकी नीतियों से है। तो उनकी कार्यशैली में बदलाव हो, हुँ, नहीं तो जनता फिर 240 से 40 पर भी ले जा सकती है। हुँ, हुँ, और एक आखिरी टिप्पणी मैं करूँगा कि क्यों? हुँ, अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे विपक्ष के भी कुछ लोग बीजेपी के विरोध में वही ज़ुबान बोलते रहते हैं, हुँ, हुँ, उसी तरह की ज़ुबान में। हमारा मानना है कि बीजेपी से हमारा सिर्फ पॉलिटिकल इलेक्टोरल बैटल नहीं है, हुँ, हुँ, वैचारिकी का भी है, हुँ, वो ज़ुबान की भी लड़ाई है। हुँ, अगर हम भी उसी ज़ुबान में प्रतिकार कर रहे हैं, तो विजय किसकी होगी? हुँ, चाहे मेरी हो या उनकी हो, हुँ, वो उस ज़ुबान की हुँ, विजय होगी, जो ज़ुबान बाँटती है, हुँ, जो ज़ुबान साथ नहीं लाती है। हमारी डेमोक्रेसी महफूज रहेगी, हुँ, सुरक्षित रहेगी, हुँ, अगर हम जुबां हों। हुँ, आजकल हम जुबां नहीं हैं, तो हम सफर भी नहीं हो पाते, हुँ, हुँ, हम राही भी नहीं हो पाते। हुँ। हमारा उद्देश्य डेमोक्रेसी में इन तत्वों को बहाल करने का। हम से मैं पर सिमटते जा रहे हैं। हाँ, मैं मैं हुँ, हुँ, मेरा मुझको, हुँ, हुँ, उस चक्कर में प्रधानमंत्री जी की लोग भी क्या-क्या लिखवा देते हैं कि बायोलॉजिकल जन्म नहीं है। अपनी अति है। हुँ, ये हुँ। मैं समझता हूँ इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की ज़ुबान प्रधानमंत्री जी को भी ना तो सूट करती है, ना फ़ायदा करती है। जातिगत जनगणना, आरक्षण, जातिगत जनगणना को लेकर के अब देखिए नीतीश बाबू कहते हैं हम केयर कराएँगे, उधर नहीं, आप नहीं, कहते हैं हम कराएँगे, तो हो क्यों नहीं रहा जातिगत है? सर्वेक्षण में बता रहा हूँ हुँ,
कहानी शुरू हुई तेजस्वी जी बिहार असेंबली के एक स्पीच से। हम्म उसके बाद धीरे-धीरे वो ट्रैक्शन बढ़ा, हम्म पूरी प्रतिनिधिमंडल यहाँ आई, मैं ज़िक्र कर चुका हूँ इसी में। बिहार से और आवाज उठी और हाँ, नेशनल लेवल पे। और अब मैं बता रहा हूँ कि होम मिनिस्टर साहब का कुछ स्टेटमेंट मैं बीते दिनों सुन रहा था। हम्म इनको एग्री करना पड़ेगा। हम्म मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक लाइन मैंने कही थी, एन आइडिया व्हिच हैज़ अराइव्ड, यू कैन नॉट सेट इट असाइड। ये अराइव कर चुका है। एक कविता चाहते चाहते आपकी दमदार आवाज में बिना सुने हम हमें लगता है ऑडियंस भी सेटिस्फाई नहीं होगी। 2 लाइन सुना देता हूँ। बिल्कुल। फैज़ अहमद फैज़ की है, हम्म मेरी पसंदीदा भी है थोड़ी। निसार में तेरी गलियों के वतन, निसार में तेरी गलियों के वतन की जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। निसार में तेरी गलियों के वतन की जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर बचा के चले, जिस्मो जान चुरा के चले। निसार में तेरी गलियों पे वतन। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा, और जाहिर सी बात है कि इनको सुनना आपको भी पसंद आ ही रहा होगा, और एक उम्मीद है, एक देश के एक आम जनता के तौर पर आपकी, हमारी, सबकी, हर कोई चाहता है, देश का हर एक बाशिंदा चाहता है। जरूरत तो होती है सबको एक सशक्त सरकार की, लेकिन दमदार विपक्ष भी, मौके की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना वक़्त हमारे साथ स्पेंड करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।